सब। चलो तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल का एक नया टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। हेडिंग डाल लो। क्या नाम है? आयोनाइजेशन एनर्जी ना। पीरियोडिक टेबल देखना अच्छे सीख गया ना। अब कौन एलिमेंट का क्या पोजीशन होगा ये सब तुम लोगों को अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब आज हम लोग एक टॉपिक सीख रहे हैं जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है पहले ऐसे समझो। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, कैसे समझाएंगे? तो आयोनाइजेशन एनर्जी नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा है। देखो कैसे। आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है? आयन में बदलना, राइट। और आयन में बदलने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। नहीं समझ में आया? मतलब कोई एटम है, वो आयन में बदलना चाहता है, तो आयन में बदलने के लिए उसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। जो एनर्जी देंगे दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन वो आयन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव। प्रोटॉन आयन में कैसे हो सकता है? वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। हाँ, चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन कोई एटम को पॉजिटिव चार्ज में बदलने के लिए जो एनर्जी देना होगा उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। हाँ? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आयन में बदलने के लिए, बस इतना बोल सकते हैं। जैसे मान लो हम कह रहे हैं सोडियम है, सोडियम है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 281, राइट। अभी बताओ सोडियम चार्ज है कि न्यूट्रल है? अभी चार्ज है। इसमें कोई चार्ज है अभी? बताओ तो अभी न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल का मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं। क्या न्यूट्रल मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव, ये मानते हो? अब बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, राइट। मतलब इसमें 11 प्रोटॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कितना? निगेटिव। पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव, यानी कि हमारा सोडियम अभी क्या है? न्यूट्रल। अब क्लियर हो गया? बोलो, हो गया ना क्लियर? अब हम क्या चाहते हैं कि ये सोडियम चार्ज में बदल जाए, आयन में बदल जाए। तो आयन में कैसे बदलेगा? दो तरीके से। या तो इसमें हम बाहर से ला करके इलेक्ट्रॉन भर दें तो आयन में बदल जाएगा, लेकिन वो आयन कौन सा होगा? निगेटिव। तो उस आयन को आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहेंगे। दूसरा क्या होगा? हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, तो बाहर निकालेंगे तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? तो बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देना होगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हुआ? तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का कि कोई भी एटम हो उसको आयन में बदलने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन वह आयन कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम यहाँ पे कहते हैं, अभी सोडियम पे बात चल रहा है तो सारा कर सोडियम पे ही करते हैं। सोडियम का देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन बैठा होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन बैठे होंगे। अब इसके चारों तरफ पहला सेल होगा, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा? 2। दूसरे सेल में कितना घूमेगा? 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तीसरे सेल में कितना घूमेगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, राइट। अब किसी भी एटम के न्यूक्लियस से हम किसी को बाहर नहीं कर सकते, तो जो भी हम बाहर करना चाहेंगे वो बताओ किसको बाहर करेंगे? इलेक्ट्रॉन को। यानी हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं, या हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं, या हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं। लेकिन तुम खुद बताओ, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का यहां से डिस्टेंस ज्यादा है तो एनर्जी कम देना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए। इसका डिस्टेंस कम हो गया तो एनर्जी थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। इसका डिस्टेंस और कम हो गया तो एनर्जी थोड़ा और ज्यादा देना पड़ेगा।
यानी इस तीनों कंडीशन में सबसे कम एनर्जी कहां पर देना पड़ेगा? तो जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा। इसीलिए किताब में अगर देखोगे तो एक लाइन लिखा रहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। देखो मिनिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम नहीं लिखा है। मिनिमम मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में है। अगर अंदर से निकालना होता तो यही एनर्जी के लिए क्या यूज करता? मैक्सिमम, राइट। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्यों बोल रहा है बताओ? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, तो ऑब्वियस है कि हमको निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो हम एनर्जी देंगे, इसको सप्लाई करेंगे, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? पहले ये बताओ, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को तुम बाहर निकाल दोगे, तो बताओ सोडियम पे प्लस चार्ज आएगा कि माइनस चार्ज आएगा? प्लस। और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो 2 एंड 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब तुम खुद बताओ, सोडियम ज्यादा स्टेबल है या सोडियम प्लस ज्यादा स्टेबल है? सोडियम प्लस। क्यों? क्योंकि सोडियम प्लस के केस में उसका ऑक्टेट पूरा है, राइट। यानी अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहे तो बहुत कम एनर्जी देकर के इसको बाहर निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? और ये जो कम एनर्जी देकर के इसको बाहर निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ गया? अब देखो किताब में तो इसका अगला लाइन एक और लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब सबसे कम एनर्जी जो जरूरत पड़े। दूसरा क्या? इन गैसियस फेज। कौन सा फेज? गैसियस फेज या गैस फेज। गैस फेज क्यों लिखा रहता है ये समझो। एटम 3 स्टेट में हो सकता है, बताओ कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड या गैस। मान लो एक एटम है, वो सॉलिड है, तो सॉलिड में दो एटम आपस में क्या होते हैं? बहुत नजदीक होते हैं। लिक्विड होगा तो वो थोड़ा दूरी पर होगा, गैस होगा तो थोड़ा और दूरी पर होगा। गैसियस मॉलिक्यूल क्या होता है? एक दूसरे से बहुत दूरी पे होते हैं। तो अगर गैसियस फेज होगा और हम कोई एनर्जी देंगे, तो ऑब्वियस है कि एक साथ एनर्जी मेरा दो जगह पर नहीं जाएगा, एक जगह पर मेरा एनर्जी किसी एक को जाएगा। तो इसीलिए हमेशा गैसियस फेज लिखता है, ताकि हम जिसको एनर्जी देना चाहें उस एटम को एनर्जी मिले, न कि उसके साथ दूसरे एटम को एनर्जी मिलने लगे। जैसे मान लो सॉलिड में क्या होगा? एटम पास होगा, तुम एनर्जी इसको दोगे तो इसको भी थोड़ा बहुत चला जाएगा। तो एनर्जी अगर मान लीजिए गैस में एक को दी तो एनर्जी एयर में पास हो जाएगी, एयर में, लेकिन पॉसिबिलिटी पर एटम कम होगा ना। जैसे दो लोग एकदम नजदीक हैं तो कुछ भी एनर्जी दोगे तो दूसरे में जाएगा। प्लस में उसका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे, जिसको तोड़ने में भी एनर्जी देना पड़ेगा। गैसेस में होगा तो इंटरलिंक नहीं होंगे, तोड़ने में कम एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कौन से फेज में बात होगा? गैसियस फेज में। तीसरा पॉइंट, अब आते हैं तीसरा पॉइंट, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड। आइसोलेटेड कंडीशन। जानते हो आइसोलेटेड का शब्द क्यों यूज किया? जैसे मान लो हम करें कि दो सोडियम एक दूसरे के बहुत नजदीक है, राइट, और हम एनर्जी दिए, तो एनर्जी दिए तो हम दे रहे थे इसको, चला गया कुछ इसको। ये काम ना हो, एरर कम आए, तो हम जिसको एनर्जी देना चाहें उसी को मिले। तो उसमें तो मान लो सोडियम है, हम चाहते थे कि एक सोडियम को ही एनर्जी दे, गैस फेज में रहेगा तो इसको ही एनर्जी मिलेगा, क्योंकि दूरी दूरी पे एटम रहेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? मान लो हम सोडियम लें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर हम मैग्नीशियम लें तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि दो इलेक्ट्रॉन मिलेगा? तो दो इलेक्ट्रॉन अगर है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर दो इलेक्ट्रॉन। अब तुम खुद सोचो, इस दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन किया जाता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन गैसियस फेज एंड आइसोलेटेड कंडीशन फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन। मतलब इसे कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है? केवल एक इलेक्ट्रॉन ना। कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन।
अब मान लो मैग्नीशियम का देख रहे थे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है कि दो इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है, तो हम बाइफरकेट करके एक इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आइसोलेटेड कंडीशन हो, ऐसा कंडीशन हो कि हम जिसको एनर्जी देना चाहें बस उसी को एनर्जी मिले, उसके अलावा किसी को नहीं मिले। तो कहा गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी देना पड़ेगा उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और जो एक कम से कम एनर्जी देना पड़ेगा उसका कंडीशन क्या है कि फेज गैस का हो और कंडीशन आइसोलेटेड हो। पहले बताओ, अब पूरा बात समझ में आ गया? अब इस पूरे बात को हम लोग एक साथ समराइज करते हैं, हेडिंग डालते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लिख लो, आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, देख लो कितना अच्छा बात कर रहा है, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, और भी कहां से? फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, कहां से? आउटर मोस्ट सेल से, इन गैस फेज एंड इन isolated and in isolated condition, isolated condition। चलो इसको लिख लो जल्दी से। ये है पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन। अब इसका एक एक वर्ड का मतलब तुमको आ गया होगा। बताओ क्या क्या एक एक वर्ड है? अच्छा, वो लास्ट में वो इलेक्ट्रॉन था, हाँ, उसको इलेक्ट्रिसिटी को बोल तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट साइड में रहेगा। तो दोनों अपोजिट साइड रहेगा, लेकिन हमको दोनों नहीं निकालना है। कितना निकालना है? एक। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देना पड़ेगा वो आयोनाइजेशन नहीं कहलाएगा। आयोनाइजेशन का मतलब, अब ये पूरा लाइन पढ़ो, इट इज ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कम से कम एनर्जी जो जरूरत हो, रिक्वायर्ड हो, किसको निकालने के लिए? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कहां से? फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल से। और वो भी कब? कंडीशन क्या होना चाहिए? फेज गैस का होना चाहिए और आइसोलेटेड कंडीशन होना चाहिए। बोलो, अब इतना बात एकदम समझ में आ गया? अब एग्जांपल देंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलो। वो दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट हो तो चाहे कोई तो दे सकते हैं ना, और लास्ट में तो नहीं, वो एक्चुअली कैसे एक साथ होते हैं वो अभी हम लोग जब स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो दिखेगा, अभी बताएंगे, आएगा कैसे होगा वो दिखाएंगे। अभी देख लेते हैं इसको ना। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल मेरे पास पहला है सोडियम, जो सबसे आसान है। तो सोडियम में क्या लिखेंगे? 281। अब तुम खुद बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी हमको देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर हम इसको बाहर निकालेंगे, जो एनर्जी देना होगा उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। और उस समय इस सोडियम पे चार्ज कौन सा आएगा? प्लस। इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका ऑक्टेट्रूल कैसे लिखेंगे? 28। सोडियम ज्यादा स्टेबल है या सोडियम प्लस? अब सुनो, मान लो हम यहाँ पे मैग्नीशियम लिख लेते हैं। अब तुम्हारा बात करेंगे, क्या लिख लिए? मैग्नीशियम। बताओ एटॉमिक नंबर क्या लिखोगे? 282। बताओ आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है कि दो इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। तो क्या दोनों को एक साथ निकाला जा सकता है? नहीं, एक एक करके निकालेंगे। अब जब पहला तुम निकालोगे तो हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों तुम कह रहे हो अपोजिट साइड ऐसे बैठे हुए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक बार में हम एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और उसको निकालने में जो एनर्जी देना होगा वही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अपोजिट चार्ज है। अब बताएंगे कैसे रहेंगे। एक ऑर्बिटल जब लोगे ना तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों का साइन अपोजिट होता है, बताएंगे, आएगा स्पिन क्वांटम नंबर में। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। हम क्या चाहते हैं? दोनों को एक साथ निकालना। क्या आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा? नहीं, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए डिफाइन है?
एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो जब तुम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलोगे। लेकिन तुम बताओ मैग्नीशियम पे चार्ज कौन सा आएगा, Mg प्लस, इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 2 8 1, अभी एक बच जाएगा ना, क्लियर हुआ। हम चाहते हैं कि नहीं सर हम इसको भी निकालना चाहते हैं, तो तुम बताओ इस आयनाइजेशन एनर्जी का नाम क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी 1, 1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन को निकाले। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी 2। वैल्यू कैसे लिखेंगे, 2 8। अब चार्ज इस पर कितना लिखेंगे, यहां पे चार्ज हो जाएगा, यहां चार्ज लिखेंगे मैग्नीशियम +2 और वैल्यू लिखेंगे 2 और 8। अब तुम खुद सोचो मैग्नीशियम में एक आयोनाइजेशन एनर्जी मिला है कि 2 आयोनाइजेशन एनर्जी मिला है, तो 2 आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद ये स्टेबल हुआ है। लेकिन सोडियम कितने आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद स्टेबल हो गया, एक के बाद, इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अगर मान लो हम यही बोले अल्युमिनियम, बताओ एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 8 3। हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, नाम क्या रखाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। फॉर्म क्या बनेगा, मैं अल्युमिनियम प्लस क्या लिखेंगे, 2 8 2। क्लियर हो गया। अब तुम बताओ इसके सेकेंड इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालेंगे तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा, अल्युमिनियम +2, चार्ज आएगा 2 8 1। हम चाहते हैं कि नहीं सर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो अल्युमिनियम पे चार्ज कौन सा आएगा, +3, और क्या लिखेंगे 2 and 8। अब बताओ तो अल्युमिनियम कितने आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद स्टेबल होगा, तीसरे के बाद। मैग्नीशियम कितने के बाद, दूसरे के बाद। अगर सोडियम की बात करें तो कितने के बाद, पहले के बाद। क्लियर हो रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का सिर्फ इतना मतलब है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो अब इसको पूरा लिख लो एग्जांपल के साथ जल्दी। सर और इलेक्ट्रॉन साथ में है और अलग अलग निकालना कैसे बताएंगे, ये तो जानने के लिए हमको क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा ना, क्वांटम नंबर अभी हम लोग पढ़े नहीं। इसको जल्दी लिखो। चलो अब हम लोग एक सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, इसी में आयनाइजेशन एनर्जी के एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में क्या है, पहला एग्जाम्पल है जैसे मान लो हमारे पास है लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लो सबसे पहले बात शुरू करते हैं लिथियम से। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, 3। तो 3 होता है तो तुम क्या लिखोगे, 2। अगर 3 होता है तो तुम लिखोगे इसको 2 and 1। बेरिलियम का कितना होता है, 4, 2 and 2। बोरोन का 5, 2 and 3। कार्बन का 6, 2 and 4। नाइट्रोजन का 7, 2 and 5। ऑक्सीजन का 8, 2 and 6। फ्लोरीन का 9, 2 and 7। ऐसे लिख दिए। अब तुम केवल इन दोनों को एक नॉर्मल तरीके से देखो और सोचो। यहां पे जब लिथियम लिखोगे तो ये न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट सेल है, ये इसका सेकेंड सेल है, राइट। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। यही है ना। अब तुम बताओ इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान काम है, या अगर हम बेरिलियम लें और इसके फर्स्ट सेल में लिखें 2 और सेकेंड सेल में लिखें 2, तुम बताओ दोनों जगह 2 2 है, बताओ किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज्यादा आसान है,
फर्स्ट वाले को, यानी इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर हम मान लें कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम का, इसको मान ले E1, इसका मान ले आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, और ये चलो लिथियम है, बताओ किसका कम हो गया? लिथियम का। तो हम कह सकते हैं ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम। लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर? अब तुम बताओ, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया तो निकालना और टफ हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो और टफ। मतलब जैसे जैसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों का संख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, और उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू अपग्रेड होते जाएगा। पहले बोलो, क्लियर हो गया? इसीलिए अगर तुम किताब में देखोगे तो एक लाइन लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? लाइन लिखता है कि when we go from left to right in period, then ionization energy increase। पहले बोलो, समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया सब लोगों को? लिख लो इसको जल्दी से। अब ये प्रॉपर्टी है एग्जाम्पल में, पहला प्रॉपर्टी कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता है। कैसे बढ़ता है ये देख लो। तो ये भी आर है, कौन? एल के बाद आर है, ये आर है। हो गया? चलो अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पर, सेकेंड प्रॉपर्टी पर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझाते हैं, तुमको और अच्छे से आएगा समझ में। एग्जांपल के थ्रू क्या है? जैसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ऐसे लिखे हुए हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अब तुम बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। क्या लिखेंगे? 2 and 1 लिखेंगे। सोडियम का 11, तो 2 8 1। अब इन दोनों में तुम ध्यान दो, इसके पास कितने सेल हैं टोटल? इसके पास टोटल सेल कितने हैं? 2। इसके पास टोटल सेल कितने हैं? तो अगर हम ये कहें कि इसके पास केवल 2 सेल है, मतलब ये न्यूक्लियस बनाए, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। पहले वाले सेल में लगा हुआ है 2, दूसरे वाले में लगा है 1। अगर हम सोडियम का बात करें तो ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है 2, दूसरा सेल है 8, तीसरा सेल हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 1। तुम बताओ लिथियम और सोडियम दोनों को देखो, किसका साइज ज्यादा बड़ा है? सोडियम का। क्यों बड़ा हो गया साइज? इसके पास कितना सेल है? 3 सेल है, इसका साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब अगर इसका साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा। तो जब बाहर निकालना इजी होगा, तो बाहर निकालना इजी होगा, तो जो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा जिसका नाम है सोडियम, वो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। अच्छा मान लो हम कह रहे हैं कि पोटेशियम ले लो, न्यूक्लियस ले लिए, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, ऐसे सेल बन गया। देखो 2 8 8 1, 4 सेल हो गया ना टोटल। अब तुम बताओ, अब न्यूक्लियस से डिस्टेंस और ज्यादा हो गया कि नहीं? तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना तब तो और आसान हो गया। तो तुम खुद बताओ, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एटम का साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो रहा है? आसान होते जा रहा है। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे
एटम का साइज बड़ा होगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है तो बताओ उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब तुम किताब में देखोगे एक बहुत अच्छा लाइन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है देखो, ये समझाने के लिए लिखे थे, अब यहीं पे समझो। लाइन लिखा रहता है कि व्हेन वी गो फ्रॉम टी टू बी, अच्छा टी टू बी का मतलब क्या हुआ, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, देन आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी डिक्रीज। मतलब जब हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज करता है, बिकॉज देयर साइज विल बी इंक्रीज। बोलो समझ में आ गया, चलो लिख लो इसको जल्दी से। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे घटेगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्यों घटता है, क्योंकि साइज उसका बड़ा होता है। अब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे क्यों घटता है, क्योंकि सेम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, साइज छोटा होने के कारण। इसीलिए एक बड़ा अच्छा रिलेशन है, इसी को हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 में लिखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बहुत अच्छा लाइन है। अब इस लाइन से तुम दोनों बात एक्सप्लेन कर सकते हो। बताओ, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। साइज अगर घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया, लिख लो तीसरा प्रॉपर्टी में यही। तीसरा प्रॉपर्टी में इसको जल्दी से लिख लो। हो गया। चलो अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी को समझते हैं और फोर्थ प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। क्लियर हुआ। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या है समझो। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहता है, जैसे हमारा पहला प्रॉपर्टी था, दूसरा प्रॉपर्टी था, एक एक करके हम लोग 2 प्रॉपर्टी देखें, फिर तीसरा है कि साइज पे डिपेंड करेगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, फोर्थ प्रॉपर्टी बेसिकली आईआईटी और नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईआईटी एंड नीट के लिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे देखो, अब मान लो हम एक क्वेश्चन लिखें कि फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बताओ हम क्वेश्चन क्या लिखे हैं, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और एलिमेंट लिखे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या देखेगा कि हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन में एक नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा कि हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और लेफ्ट से राइट जाने पे साइज पर क्या असर पड़ता है, साइज घटता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। और उस हिसाब से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, फ्लोरीन का। फ्लोरीन के बाद किसका होगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाद किसका होगा, नाइट्रोजन का। यानी कि सबसे ज्यादा ये ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन जब तुम अगर देखोगे किताब में तो ये ऑर्डर गलत होता है। कहोगे सर गलती क्या हो गया, सब कुछ तो आप सही ही बताए हैं, हम सही किए भी हैं, अब गलती क्या हो गया। इसीलिए हम बोले कि ये क्वेश्चन आईआईटी और नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो सुनो, जब इसका किताब में ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है फ्लोरीन का। किसका होता है? फ्लोरीन का। उसके बाद होता है नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद होता है कार्बन का। अब कहोगे कि सर इस नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों हो गया, जबकि होना क्या चाहिए ऑक्सीजन का ज्यादा। हो किसका गया? नाइट्रोजन का ज्यादा। इसी पर अब हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, समझेंगे बात को। पहले तुम कार्बन को लिखो, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 2p2। अगर नाइट्रोजन का लिखें 7, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का लिखें 8, 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का लिखें 9, 1s2 2s2 2p5। अब तुम ध्यान से सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो। तुम ये देखोगे कि सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ 2p आ रहा है, यहाँ 2p 2p 2p, ऐसे 2p आ रहा है। अब तो p सब सेल की बात करें अलग से, तो p सब सेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो 1 से लेकर के 6 तक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 1 से लेकर के 6 तक। तो जब 6 का आधा करोगे तो P6 को बोलते हैं फुल फिल, पूरा भरा हुआ। और P3 आधा भरेगा तो इसको बोलते हैं हाफ फिल, हाफ। ठीक है। और जैसे फुल स्टेबल होता है, फुल क्या होता है? स्टेबल होता है, वैसे ही हाफ भी स्टेबल होता है। हाफ क्या होगा? स्टेबल होगा। तो यहां पे P3 आने की वजह से जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। किससे? ऑक्सीजन से। इसी स्टेबिलिटी की वजह से हमारा करेक्ट ऑर्डर ये वाला आता है। तो यहां पे अगर किताब में देखोगे तो लिखा रहता है ड्यू टू, अब यहीं पे हम एक बॉक्स बना करके इसको लिख देते हैं। लिखता है ड्यू टू हाफ फील्ड ऑफ नाइट्रोजन एटम। बताओ नाइट्रोजन एटम इसमें पूरा भरा हुआ है कि आधा भरा हुआ है? आधा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? P3। और आधा भरे होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। अब कहोगे सर इस पर तब कंसेप्ट लिखवा दीजिए। इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे है। क्या कंसेप्ट है? कि अगर कभी भी P3 मिले तुमको तो उसका स्टेबिलिटी P4 से ज्यादा बोल देना। P3 का स्टेबिलिटी किससे ज्यादा बोलोगे? P4 से। हमेशा कभी भी P3 आएगा P4 होगा, तो P3 का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू P4। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखा देंगे, लिख लो इसको जल्दी से। P5 में कहां ज्यादा स्टेबल बोले हैं? देखो फ्लोरीन को रखें, हम बोले P3 इज मोर स्टेबल देन P4 ओनली, तो तुमको P5 अपने मन से नहीं लगाना है, राइट? चलो इसको लिख लो। आया तो हम लोग P5 वाले को पहले मानेंगे। देखो फ्लोरीन को माने है ना पहले, ज्यादा स्टेबल होगा। P3 केवल P4 से ज्यादा स्टेबल होता है। क्या P2 के लिए कोई कंसेप्ट दिए हैं? नहीं, तो जनरल रूल में है। ठीक है, चलो अब इसको बना लो जल्दी से। जल्दी से लिख लो। हो गया? चलो अब बताओ इतना बात सबको समझ में आ गया कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है
कि फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। चलो अब सॉल्व कर दो जल्दी से। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी लिखो, लेकिन उसके पहले तुम सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिया सब आंसर तुमको अपने आप आ जाएगा। जल्दी से हो गया क्या? तो सल्फर का कितना फास्फोरस का कितना लिखोगे? H2OH फास्फोरस का लिखोगे 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, ऐसे लिखोगे। अब तुम बताओ सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ऐसे लिखोगे ना। अब बताओ सल्फर के लिए यहां से यहां तक सेम रहेगा 3p4, क्लोरीन के लिए 3p5, चलो आर्गन के लिए 3p6। बताओ इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 3p6। ये लाइन अभी बताया ना जस्ट यहाँ पे कि 3p6, p6 फुलफिल्ड है, स्टेबल होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? p6, आर्गन। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? मतलब आर्गन के इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल होगा। तो आर्गन के बाद किसको लिखेंगे? इसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद, जबकि होना किसका चाहिए? सल्फर। लेकिन ये P3 है ना, इसकी वजह से हम लोग क्या लिखेंगे? फास्फोरस तब सल्फर। बोलो अब समझ में आ गया कि नहीं? देखो जो इलेक्ट्रॉन जितना स्टेबल कंडीशन में होगा उसको बाहर निकालने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ये तो लॉजिकल बात है। अरे इलेक्ट्रॉन कोई स्टेबल है तो बाहर जाना नहीं चाहेगा, अनस्टेबल है तो बाहर जाना चाहेगा। तो बाहर जाना चाह रहा है, कम एनर्जी दोगे खट से बाहर चला जाएगा। अगर स्टेबल है तब तुम एनर्जी दोगे तो बाहर जाना नहीं चाहेगा, राइट? चलो लिख लो इसको जल्दी से। थ्री, देखो तुम 3 पर मत जाओ, ये सेल बताता है। तुमको देखना है P3, P4, P5, P6। अब बताओ P सबसेल के बारे में समझो कि P सबसेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 से लेके 6 तक। अब एक्चुअली में होता क्या है कि P के पास ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल कौन कौन होता है? Px, Py, Pz, ऐसे ही ना। अब यहाँ पे Px, यहाँ टोटल 1 से 6 है, तुम 1 इलेक्ट्रॉन भरे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 3 इलेक्ट्रॉन भरे ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन भरे तो देखो सब ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन चला गया। बताइए तो ऑर्बिटल ऐसे समझो ना कि जहां इलेक्ट्रॉन रहता है, अभी बताएंगे क्वांटम नंबर में आएगा। एक लाइन नहीं बताया था कि एस के पास 1 ऑर्बिटल, पी के पास 3 और डी के पास 5, ऐसे बढ़ते जाता है ऑर्बिटल। डी के पास इलेक्ट्रॉन 10 होता है क्योंकि 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल तो 1-1 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो इसी को बोलते हैं हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड। और फिर जब तुम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो इसको बोलेंगे हम लोग फुल फिल्ड। तो हाफ हो या फुल हो, दोनों बहुत ज्यादा स्टेबल हो। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर P3 इज मोर स्टेबल देन P4। तो अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, तुमको बताना है इसमें किसका ऑर्डर क्या है। पहले जिसका ज्यादा होगा, डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम में सजाइए, तो जिसका ज्यादा होगा उसको पहले लिखो। क्लियर हो गया? बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं? अब क्लियर हो गया आयनाइजेशन एनर्जी कैसे लिखेंगे। चलो अब एक और आयनाइजेशन एनर्जी तुमको सिखाते हैं। ये रूल नंबर 5 होगा। अच्छा बताओ रूल नंबर 4 में तुम क्या सीखे कि P3 इज मोर स्टेबल देन P4, राइट? अब तुमको एक स्टेबिलिटी सिखाते हैं कि S2 इज मोर स्टेबल, इज मोर
स्टेबल देन P1। लिख लो इसको, P1। बी में एक इलेक्ट्रॉन, अगर P में एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो S वाला उससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब एग्जांपल देके सिखाएंगे, लिखो जल्दी। जल्दी से इसको लिखो। बोलो हो गया? चलो अब आ जाओ। S2 इज मोर स्टेबल देन P1, यही ना लिखे हो। अब तुम एक कंसेप्ट समझो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऐसे लिखा हुआ है। बताओ ये पीरियड में लेफ्ट से राइट लिखा है कि नहीं? किसमें लिखा है? पीरियड में लेफ्ट टू राइट। बताओ सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा लिखेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का होना चाहिए या नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का, क्योंकि P3 और ये है P4। तो तुम फ्लोरीन के बाद किसको लिखोगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद किसको लिखोगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद किसको लिखोगे? कार्बन। कार्बन के बाद लिखना किसको चाहिए? बोरोन को। लेकिन लिखेंगे किसको? बेरिलियम को। क्यों? तुम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, 1s2 2s2 ना, और बोरोन का लिख के देखो, 1s2 2s2 2p1। बताओ s2 ज्यादा स्टेबल होगा ना p1 से, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि बेरिलियम का? तो बोरोन का निकालना आसान होगा, तो इसीलिए हमको कार्बन के बाद किसको लिखना होगा? बेरिलियम, फिर बोरोन, और उसके बाद फिर लिथियम। बहुत अच्छा ऑर्डर है, तुम लोग लिख लो। अब तुम पूछो। अभी सर ये तो हम जो डिस्कस कर, फ्लोरीन का साइज बड़ा है, साइज कहाँ बढ़ा है? फ्लोरीन पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज घटता है ना। लेफ्ट साइड में नीचे लेफ्ट से राइट नीचे होता है। ऐसे तुम पीरियोडिक टेबल यानी ध्यान से नहीं पढ़े कल। तुम आज पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद तो है तुम्हारे पास? पीरियोडिक टेबल पीछे से ले लो और उसमें देखो कि लेफ्ट से राइट हम किसको बोल रहे हैं। नहीं मिला? यहीं पे है, ले लो। आ जाओ तुम। मिल गया आर्यन? चलो उसमें देख लो। अब तुमको सारा बात समझ में आ जाएगा। और अगर ये हो जाएगा तो अब एक क्वेश्चन जो तुमको घर से करके लाना है, लिखा हुआ है यहाँ पे, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसका ऑर्डर तुमको लिखना है। देखो अब तुम देखो इसमें कार्बन से लेकर के लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक देखो, किधर से किधर लिखा हुआ है। वैसे गलत हो जाएगा ना, पीरियोडिक टेबल ऐसे रखना पड़ेगा। तुम उससे रखोगे तो चेंज हो जाएगा। हो गया? अब चलो ये क्वेश्चन तुम लोग क्या करोगे? घर से करके लाओगे। अब हम लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक थोड़ा कंप्लीट हुआ, इस पे भी और क्वेश्चन करना चाहिए। हम लोग अब अगला टॉपिक देखेंगे, ये वाला घर से करके लाओगे, लिख लोगे इसको। अब हमको इसी में देखना है अभी टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या देखना है? टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वो हम लोग देखें।